अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज का गोरखधंधा फिर से एक ऐसी लड़की के साथ होगा जो आजकल मीडिया की जीनत बनी और तनकीद का निशाना बनी। और बाबर आजम वर्सेस हुमैज़ा बात इसलिए करना आज ज़रूरी कि पता चला कि हुमैज़ा जो हैं उनको धमकियाँ मिली। एक बैरूनी दुनिया का नंबर है जो हम डिस्प्ले तो नहीं कर सकते और उसमें 2-3 चीज़ें कही गई। आप केस वापस ले लें, हम आपकी तस्वीर रिलीज़ करेंगे, आपकी तस्वीर फिर वायरल होंगी। वायरल होने के बाद ये धमकी दी गई कि केस वापस ना लिया तो हम आपको जान से मार देंगे। यह है अक्सर हमारी सोसाइटी के अंदर और कहीं भी ऐसे होता है, लेकिन हम इस बात का दोष कहीं बाबर को या उनकी फैमिली को तो नहीं दे सकते। जो भी है वो देखा जाएगा। मैं अगर आप लोगों से या हमीज़ा से बात कर रहा हूँ तो किसी न किसी को तो इसके ऊपर बात करनी है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा ये काम है। बाबर आजम दुनिया के भला के एक अच्छे खिलाड़ी हैं, हर शख्स इस बात को समझता है। लेकिन मेरी को बाबर आजम ने बकरी चोरी नहीं की, मेरा कोई उनसे ज़ाती कोई बुग़्ज़ व अनाद नहीं। हमीज़ा जो कुछ कह रही हैं हम भी यही चाहते हैं कि इस मामले को सुलझना चाहिए, ये बात आगे नहीं जानी चाहिए। अगर हमीज़ा ये चीज़ें सामने लेके आई हैं तो उसके पीछे कौन सी मजबूरियाँ हैं, वो मजबूरियाँ इनको यहाँ तक कैसे लेके आई, आगे इस मसले का हल क्या है और इसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौन सा किरदार अदा करना चाहिए, ये धमकियाँ किसने दी थी, क्या हुआ था, और बाकी ऐसे सवालात जो आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर उठाते हैं उसके हवाले से भी बात होगी। और हमीज़ा मेरा साथ देंगी। हमीज़ा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आपने? शुक्र। हमीज़ा ये धमकियाँ किसने दी और कब मिली और क्या कहा गया उसमें? सर, जिस दिन से मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी उस दिन से सिर्फ मुझे जस्ट फोन पे कॉल्स आ रही थी कि तुम ये केस वापस ले लो। बार बार मुझे ये कहा जा रहा था मैसेजेस पे कि तुम्हारे साथ तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। लेकिन आज बहुत ही संगीन किस्म की जब मुझे धमकियाँ मैसेजेस पे आई तो मैंने उसी टाइम कानूनी कार्रवाई की। और अपनी इस चीज़ के भी ऑब्वियसली मैं ब्लेम बाबर को, बाबर के घर वालों को करती हूँ, क्योंकि मुझे तो इस तरह की कभी किसी ने धमकियाँ नहीं दी। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम इस केस को वापस ले लो, अदरवाइज तुम अपनी जान से जाओगी। तो आप डरती नहीं है इन धमकियों से? नहीं, मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं हक पे खड़ी हूँ। मैंने डरना किस चीज़ का? मुझे पता है कि मुझे बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मैं कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए जाती हूँ, मेरे आगे पीछे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। डरती नहीं है। हमीज़ा ये बताएं कि आज आपकी हियरिंग थी अदालत के अंदर, क्या हुआ उसका? सर, वो जो हमारे जज साहब है उनको आई थिंक वो क्वारंटीन में चले गए हुए हैं, तो उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड होगी, 14 पे चलेगी। एक हियरिंग कल सुबह इंशाल्लाह मेरी सुबह 5 से लेकर सुबह 1 है। कल से मुराद के हफ्ते के रोज़? ठीक हो गया। बाज़ लोग हमीज़ा ये कहते हैं कि आपके पास कुछ एविडेंस जो थे, कुछ तहरीरें जो थी वो कंप्लीट नहीं थी, जिसकी वजह से हियरिंग नहीं हो सकी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे लॉयर्स वगैरह ऑब्वियसली लीगली तौर पे सारा उन्होंने प्रोसेस किया है। अगर मेरे पास एविडेंस ना हो तो मैं शोर करने ऐसे ही आ रही हूँ। उस दिन से मैं इतने एविडेंस दिखा रही, तो अदब कानून के तौर पे अदालत में भी मैंने वही सब दिखाने हैं। तो सिर्फ इसकी वजह ये थी कि हमारे जो जज साहब है वो क्वारंटीन में है, तो उन्होंने 40 डेट हमें दे दी, एक्सटेंड कर दी। अच्छा, एक्सटेंड कर दिया। हमीज़ा ये बताइए कि आपने इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे साथ 2 मरतबा बात कर चुकी हैं, बाकी मीडिया के ऊपर आप आई, आपने इंटरव्यूज़ दिए, आपने हल्फ तक ले लिया। अब आगे चल के आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ चीज़ें हैं कि जो मज़ीद आप सामने लेके आना चाहती हूँ और जिससे ये बात साबित होती है कि आप दोनों का रिलेशन रहा, और उन सबूतों की रोशनी में ये बात साबित हो जाएगी कि किसने किसके साथ किस हद तक ज़्यादती की? जी सर, इसी तरह है। आप समझते हैं हम जिस मुआशरे में रहते हैं इसमें हम हल्फ भी उठा लेना तो कोई यकीन नहीं करता। ये हर बंदे का अपना अपना ईमान है। आई विटनेस के तौर पे तो आई हैव अ लॉट्स ऑफ पीपल्स, लेकिन मैं शहादत बाद में दूंगी, पहले मैं सबूत दूंगी। तो ऑफ कोर्स मेरे पास जब मेरे एक बंदे के साथ इतना रिलेशन रहा है तो अल्लाह ताला रास्ते भी खोलता है। जब इस तरह के कोई मामला बनते तो ऑब्वियसली मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रूफ्स हैं, और मज़ीद प्रूफ्स मैं रोज़ जिस तरह आगे भी लेकर आ रही हूँ, और ये भी मैं मज़ीद भी आगे आपको दिखाया करूँगी। ठीक है हमीज़ा, क्या कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोस, कुछ फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड, ये कुछ मुस्तकबिल में सामने आप ला सकती हैं अगर आपको ज़्यादा धमकियाँ मिली और अगर आपको मजबूर किया गया तो? ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे ज़्यादा जो
मैंने जिक्र किया प्लेयर्स का और जिन जिन लोगों के नाम लिए उन सब की मेरे पास रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो सब कुछ मौजूद है और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी वो अदालत में पेश करूँगी। पेश करेंगे। हमेशा एक बात कही जा रही है कि आप बाबर आजम की जहां किरदार कुशी कर रही हैं, वहीं भी बाबर आजम को ब्लैकमेल कर रही हैं या उनकी फैमिली को, और आपने इससे कबल 35 लाख रुपीस लिए 2018 में पुलिस स्टेशन में जब आप लोग गए थे, एक सुलहनामा लिखा गया था, तो आपने 35 लाख रुपए लेके डील की थी। क्या ये बात दुरुस्त है? ये कितनी नॉनसेंस सी बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसने ये बात उठाई है, अगर वो बाबर आजम का फैन है तो वो बाबर आजम का फैन नहीं है, वो उसको फंसा रहा है। अगर उन्होंने मुझे 35 लाख दिए तो सवाल ये है कि उन्होंने मुझे 35 लाख क्यों दिए थे। जाहिर है वो किस, आप ये पूछना चाह रही हैं उन लोगों से कि अगर उन्होंने 35 लाख दिए या देते तो क्यों देते, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये बात पहले बता दिया, आप क्या समझते कि मुझे इन चीज़ों की अभी तक ऑफर नहीं आई। बात यहाँ पे ये है कि अगर उन्होंने 35 लाख दिए तो वो मुझे सबूत दे, लेकिन मैं इस चीज़ का सबूत दे सकती हूँ जिस बुनियाद पे बाबर आजम आज तक मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं उसे ब्लैकमेल नहीं कर रही। आपने कहीं भी देखा है कि मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ ये कर दूंगी। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं कानून के पास गई हूँ, लीगली तौर पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी बाबर के खिलाफ मैं करूंगी। मैंने कहीं भी उसको ब्लैकमेल नहीं किया कि मैं तुम्हें कप्तानी से हटा दूंगी, तुम्हारी क्रिकेट पे मेरी वजह से कुछ भी आएगा, या इस मुल्क को लेके मैं कोई बात की, मैंने किसी किस्म की बात नहीं। क्योंकि देखिए सर, मैं भी इस मुल्क की बेटी हूँ, मैं इसी मुल्क में रहती हूँ, ये मेरा मुल्क है। और दूसरे नंबर पर रही बात, अगर इस लाइन पे आए कि जो मेरा ट्रैक है अबाउट बाबर आजम, तो बाबर आजम ने मुझे, जब हमारी सुलह हुई थी तो सुलह हमारी सिर्फ इस बुनियाद पे हुई थी कि ये मेरे से शादी करेगा, और इन्होंने मुझे एक खाली पेपर था, सुलहनामा था, उस पर साइन करवाए थे ऑफिसर के सामने बैठ के। इन्होंने जब मेरे साइन और फैसल के हुए थे, बाबर के नहीं हुए थे, इन्होंने एक एम्प्टी स्टाम्प के ऊपर मेरे साइन किए थे। और उसके बाद जो मेन चीज पे इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था, आज तक बाबर कर रहा था, वो ये वजह थी कि इन्होंने मुझे मजबूर किया था। बाबर ने, ये जो लोग बाबर को जानते हैं ना, उसको फिजिकली तौर पे जानते हैं, जो उसके साथ रह चुके हैं, उनको उसके नेचर का, उसके घर के सारे किरदार का पता है। उसमें ये हुआ था कि सर बाबर ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान इस चीज़ पे कर दिया, मजबूर कर दिया कि प्लीज़ तुम एक वीडियो बना लो जिसमें तुम ये बोल दो कि मैं बाबर को नहीं जानती। तो उस दौरान सर ने समझ लिया कि इस पर तरस खा के इसको बचाने के लिए इसके बाप की नज़र में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं इसको नहीं जानती। इन्होंने उस वीडियो का गलत इस्तेमाल किया, और अगर ये वीडियो वो सामने पेश कर दें तो ये गिल्टी है। इसका मतलब कि मैंने पहले भी आवाज़ उठाई हुई है। मुझे आपसे ये दो चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्टली पूछनी है। हमीज़ा, आप आज भी ये मानती हैं ना कि बाबर आजम एक अच्छा खिलाड़ी है? हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने कभी भी नहीं इस चीज़ को डिनाई की। आप ये भी फिर मानती हैं कि बाबर आजम ने तपती धूप में और 45 के टेम्परेचर में दिन के वक्त प्रैक्टिस की और आज वो यहाँ तक किस लिए पहुँचा? जी, नो डाउट, बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन उस हार्ड वर्क के साथ इंसान को मजीद और भी सपोर्ट थी, वो भी मैंने बराबर की है। ये हम दोनों की मेहनत थी, ये खाली बाबर आजम की नहीं थी, मेरी। आपकी मेहनत कैसे थी? कोई एग्जांपल दे सकती हैं कि जब वो धूप में कहीं के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था तो आप क्या कोई खाना देने जाती थी उनको? खाना देने जाना सर, उसको देखने जाना, और फिर उसका इंतजार करना। वो जब एनसीयू में नेट कर रहा होता था कजाफी के पास, तो मैंने बाहर खड़े होकर, जितनी देर वो अंदर नेट कर रहा था मैं बाहर ही खड़ी रहती थी, क्योंकि मैं एक औरत ही ग्राउंड के अंदर तो जा नहीं सकती थी, तो मैं देखती रहती थी। जब वो नेट करके फ्री होते थे, फिर अक्सर हम घर इकट्ठे आते थे। सारा कुछ तो मैं उनके साथ मतलब प्रॉपर्ली डिवाइड करती रही हूँ। ठीक है हमीज़ा, अगर आप इस हद तक यहाँ तक पहुँची हैं तो उसमें बाबर का नाम अगर हम माइनस कर दें, उसके अम्मा अब्बा को माइनस कर दें, उनके बाकी लोगों को अगर हम छोड़ दें, तो क्या ये बात दुरुस्त है बड़ी हद तक कि आपको इस नहज के ऊपर लाने में बाबर से ज़्यादा फैसल का कसूर है, जिसने आपको ये जुमले कहे कि जाओ जो करना है कर लो, जिसके बाद आप मीडिया के ऊपर आ गई? सर, इसकी पूरी फैमिली का कसूर है। देखिए, जैसे आज सबसे बड़ी बात मैं आपको मिसाल देती हूँ, मैं यहाँ पे जब से आई हूँ, ये मैं एक मोटिव अपना रख रही, मैं जब से आई हूँ मैंने अभी तक किसी इसके घर के फर्द के बारे में, इनके घर की खवातीन, देखे जी मैं भी एक खातून हूँ, ये तो हर बंदे को सोचना चाहिए, अपने अपने कॉन्सेप्ट है। मैंने किसी पे कोई भी इल्ज़ाम तराशी नहीं की, क्योंकि किसी औरत पे मैं अगर आवाज़ उठा रही या इल्ज़ाम तराशी कर रही तो मैं अपने ऊपर भी कर रही, क्योंकि मैं भी एज अ बीन औरत बात कर रही हूँ। तो बात करने का मतलब ये है कि बाबर आजम वगैरह अभी भी मुझे प्रॉपर्ली एक ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल इस तरह कर रहे हैं
छोटे छोटे लाइक्स लेने वाले यूट्यूबर्स को अपने मोहल्लों में बुला रहे हैं, अपने ही बंदों से मेरे खिलाफ मुझे गंदा मंदा इतना डिफॉल्टर बना रहे, अपने ही बंदों के इंटरव्यू दे रहे। उन बंदों को मेरे सामने लेकर आए, अगर वो बंदे इनके घर में सुबह भी चाय पीते, रात को भी चाय पीते हैं, तो इनकी ज़बान बोलेंगे, मेरी ज़बान थोड़ी बोलेंगे। तो लिहाजा ये बाबर आजम है, इसकी पूरी फैमिली भी और बाबर आजम सब इन्वॉल्व है, सभी इन्वॉल्व हैं। मैं एक बड़ा सख्त सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर बाबर की और आपकी शादी नहीं हो सकी, उसकी क्या एक वजह यह है हमीज़ा कि बाबर की एक बार अपनी ही फैमिली के अंदर करीबी रिश्तेदारा के साथ मंगनी हो गई थी? जी हुई थी, इसी बुनियाद पे मेरी लड़ाई भी हुई थी। और 2018 में मेन लड़ाई की वजह मारपीट की यही थी, जो मैं बताना नहीं चाह रही थी। चले आपको खुद पता चल कि इसकी मंगनी इसके अपने ही घर में रहने वाली अपनी कज़न के साथ हुई थी। और जब मैंने इससे सवाल किया तो इसने कहा जी ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, आप इस चीज़ की परेशानी ना लो। और बाद में इसने मुझे ये भी बताया था कि ये मंगनी टूट गई है, क्योंकि मैं वहाँ से घर छोड़ के आपको पता है घर वापस आ गई थी। इतना करीबी तो मैं थी नहीं तब, तो इसलिए मुझे ये पता था कि इसकी मंगनी होगी, लेकिन मंगनी टूट गई, ये भी इसने मुझे बताया था। जिस लड़की के साथ बाबर की मंगनी हुई थी वो लड़की बाबर की और आप दोनों की उस्ताद थी, टीचर थी, ऐसा ही है? वो हमारी सीनियर थी और मेरी और बाबर की टीचर थी। आपको क्या लगा कि वो मंगनी अब्बा ने बाबर के इसलिए करवाई थी कि घर की बात घर में ही रहे? कह सकते हैं आप, और क्या बाबर को अच्छे प्रपोजल नहीं आ सकते? मेन वजह ये थी, फिर वही बात आ जाती है, मैं किसी के घर की घरेलू बातें नहीं करना चाह रही, यहाँ पे सिर्फ बात मेरी और बाबर की है। और बाबर पे जो मैंने इल्जाम लगाए हैं या जो बकौल आप लोग कहते हैं, मुझे तो पता है वो रियलिटी है, मैं उनको साबित करने आई हूँ। ठीक हो गया। हमीज़ा, जब मंगनी हो गई थी तो उसके बाद तो आपको भी रियलाइज़ हो जाना चाहिए था कि आप बाबर से कोई आगे तल्लक नहीं बढ़ सकता। नहीं सर, मंगनी जब हुई थी मुझे नहीं पता चला था। एक दिन सडनली हमारे कोई म्यूचुअल फ्रेंड थे, तो उन्होंने ना जिक्र कर दिया इसकी एंगेजमेंट के बारे में। जब मुझे इसकी एंगेजमेंट बारे में पता चला तो मैंने इससे जब पूछा तो इसने कहा कि आपको पता है कि वो घर की बात को कंट्रोल करने के लोग ना बातें करें और लोग रिश्ते ना भेजे, इसलिए ये सिर्फ एक ना मतलब दुनिया को दिखाने के लिए किया गया। दुनिया के दिखाने के लिए किया गया। हमीज़ा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि मीडिया पे आने से पहले, मेरे सामने बैठ के बात करने से पहले, बाबर आजम की किरदार कुशी करने से पहले आपने वो कौन कौन से पहलू सामने रखे, उनके ऊपर काम किया कि बात यहाँ तक ना पहुँचे? कोई आप पीसीबी के पास गई, बाबर को कहा कि ऐसे नहीं करो, ये चीज़ें हों, क्या क्या कोशिश की कि आप इस नैच पे ना पहुँचें? मैंने सर 2 महीने पहले कंटिन्यूसली पीसीबी को कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि ये आपका और उसका निजी मामला है, आप लोग खुद ही जिस तरीके से भी सॉल्व आउट करना चाहते हैं आप लोग कर ले। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ 21 को, जब बाबर 23 को गए थे तो मैंने 21 को ही पुलिस कंप्लेन कर दी थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। मैंने जहाँ तक कोशिश जो हो सकी है मैंने इज्जत इसकी भी महफूज रखी और अपनी भी, लेकिन आखिरकार जब तंग हुई तो फिर ये दरअसल एक कॉन्सेप्ट बन गया, जब तक औरत चीखे चिल्लाए ना दुनिया के सामने कानून भी नहीं सुनता। अच्छा, पीसीबी में जब किसी से बात होती थी, मेल थे फीमेल थे, उनका नाम क्या है, वो किस ओहदे के ऊपर फाइज हैं? सर मेरी फर्स्ट टाइम जब बात हुई थी तब इनका पीएसएल हो रहा था क्वारंटाइन से पहले। फर्स्ट टाइम जब मैंने कॉल की थी तो वहाँ पे एक वुमेन थी और इनके रिसेप्शन पे मैंने कॉल की थी, तो उनसे बात जब हुई है तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी कॉल आ गई, हमारे जो सीनियर उनको ट्रांसफ़र की जा रही। वहाँ पे एक फीमेल थी, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप आफ्टर पीएसएल मतलब मंडे को आप कॉन्टेक्ट कर ले। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा कि विच प्लेयर, लेकिन मैंने तब उन्हें कहा था कि मैं आपको अभी ऐसे डिस्कस नहीं करूँगी, मैं आपसे मीटिंग करूँगी दैट बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैटर। मैंने तो तब भी इतनी बात को उछालने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं कंटिन्यूसली हर 3-4 दिन बाद जब ये मुझे पेंडिंग करते थे, जो डेट देते थे, मैं उस डेट पे इन्हें कॉल करती नहीं हूँ, बार बार पीसीबी कॉल करती रही। लास्ट टाइम मैंने इनको कॉल की थी जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उस दिन सुबह मैंने इनको कॉल की और सारी बात बताई थी। इन्होंने मुझे गो हेड बोल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उसी दिन सुबह के वक्त पीसीबी को आपने मुतला किया और पीसीबी ने आपको कहा कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, ये बाबर और आपका निजी मामला है। निजी मामला, इन्होंने मुझे गो हेड बोल दिया था। ठीक हो गया। मैं 35 लाख के सवाल के ऊपर फिर आता हूँ। मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपको पैसों की ज़रूरत क्यों नहीं है? आप माली एतबार से किस हद तक जो है वो बेहतर हैं?
सर मैं माली हालात से ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक जितनी इंसान की ज़रूरत होनी चाहिए माशाल्लाह मैं उस लिहाज से ठीक हूँ। ठीक है, इतनी कोई मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी लैंडलॉर्ड हूँ। ये है कि जितनी ज़रूरत इंसान की होती है उस मुताबिक मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। दूसरे नंबर पे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं शुरू से ही बहुत छोटी एज से ही सेल्फ मेड वूमेन हूँ। मैं अगर बाबर आजम को स्टैंड कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने आप को भी स्टैंड करना जानती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी के पैसों के ऊपर जीने की या किसी के पैसों के ऊपर रहने की आदत नहीं है। मैं खुद अपनी मेहनत करती हूँ माशाल्लाह, और मेरे घर के भी अच्छे हालात है, तो मैं अपने हालात को नहीं मतलब डिनाई कर सकती कि मैं मतलब गरीब हूँ, ये है वो है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत मेहनत की, मेहनत करके हम यहाँ तक आए हैं। और ये जितनी आपने मेहनत की, इसमें ये मेहनत इस वजह से भी थी कि जब आप घर से बाबर के साथ चली गई तो बाबर के सर्वाइवल के लिए भी मेहनत थी, और वो वजह बनी कि आज तक उसका बेनिफिट हो रहा है। सर मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है एक्चुअली। जो मैंने मेहनत की वो तो मेरी बेकार चली गई है। जो सही। मैंने मेहनत एग्जैक्टली की है वो तो सारी मेरी बेकार चली गई है। शायद जो हक मैंने उनको दिया था वो मेरा हक, जो मैं उनको खिलाती थी वो हक मेरे घर वालों का था। ठीक है हमीज़ा, एक तल्ख सा सवाल, चूँकि आपके वालिद साहब के साथ जुड़े, आपका पूरा नाम हमीज़ा मुख्तार है। लोग कहते हैं कि जिस लड़की के अब्बा जो थे वो 18 साल पहले फोत हो चुके, उस वक्त इस लड़की की उम्र काफ़ी थोड़ी थी, भाई एक छोटा है, आपकी और बहन नहीं है, सिर्फ आपकी अम्मा हैं, तो क्या वालिद साहब कोई अच्छा कारोबार करते थे, अच्छे पैसे जमा करके छोड़ के गए, जिससे ये वजह बनी कि आपने अपने बिजनेस जो थे वो इस्टेब्लिश किए? पैसे तो नहीं छोड़ के गए थे, लेकिन मेरे फादर ने भी बहुत स्ट्रगल किया था। वो इसी एरिया में फिरदौस मार्केट में ही पहले जॉब वगैरह करते थे, और उसके बाद फिर आस्ता आस्ता स्लोली मेरे डैड की जब शादी हुई थी तो फिर उनका नंजम सेठी की एक कज़न है मियाँ सेठी, उनका मुझे सही नाम नहीं आता, उनके साथ TNT का उनका बिजनेस था, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत अच्छा काम था। उसके बाद जब मेरे डैड की डेथ हो गई थी हालात काफ़ी मतलब टफ हो गए थे, लेकिन मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल की थी, बहुत स्ट्रगल मेरी मदर ने की थी और हमें इतना बड़ा किया था। हमीज़ा, आपके एक करीबी महल्ले से हैं जो आपके भी तलकदार हैं, उनको वजह बना के बाबर आजम की फैमिली की वो सपोर्ट कर रहे हैं, एक अंकल। तो ये कहा जा रहा है कि आपके वालिद जो थे वो बाबर आजम के वालिद के यहाँ मुलाजमत करते रहे। असल कहानी क्या है? क्या आपके वालिद उनके यहाँ मुलाजमत करते थे या बाबर आजम के वालिद आपके वालिद के साथ मुलाजमत करते थे? मैं आपकी सॉरी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। दरअसल ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये एक दूसरे के किरदारों को, निजी जिंदगी को उछालने का नहीं है। यहाँ पे मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे वालिद ने क्या किया, बाबर के वालिद ने क्या किया, किसी ने क्या किया, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ मेरी और बाबर आजम की, इसमें मैं किसी की फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करी, ना कोई मेरी फैमिली को इन्वॉल्व करे। अगर इन वजूहात पे आएंगे तो फिर ये बात बहुत ज़्यादा गन बिखरने वाली बात है। मैं इस चीज़ को उछालना नहीं चाहती। सिंपल इज दैट कि मेरा मोटिव है बाबर आजम ने मेरे साथ जो किया मैं उसके इंसाफ के लिए आई। हमीज़ा, मुझे ये बताएं कि अदालत में केस चल पड़े, शहादतें होती जाएं, आप सबूत पेश करती रहें, तो उनकी फैमिली भी ज़रा दिफा करेगी, आपका भी वकील है, तो एंड ऑफ द डे आपको उम्मीद है कि ये केस, ये मामला किसी न किसी नहज के ऊपर जाके सुलझेगा? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। अगर किसी को इस चीज़ का गुरूर है कि मेरे पास पावर है, तो ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि अल्लाह से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है। आपने अल्लाह का नाम लिया, और हमीज़ा लोग कहते हैं कि माफ़ी भी एक बड़ी चीज़ होती है जो अल्लाह को बेहद पसंद है। क्या आप बाबर को माफ़ नहीं कर सकती? मैं माफ़ी 3 से 4 दफ़ा दे चुकी हुई हूँ। अगर बात सुलझाना चाहते या बात को कवर करना चाहते, पिछले 2-3 महीने से जब हालात और मामलात ख़राब थे, ये लोग कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी पावर दिखाने की कोशिश की है। सिर्फ वजह ये थी, और ऐसा कोई मोटिव नहीं था। मैं इस क्योंकि माफ़ी की फिर भी माफ़ी हो सकती है गलती की, लेकिन गुनाह की माफ़ी नहीं होती। इसने गुनाह किया, इसने गलती नहीं की। ठीक हो गया, यानी कि जिसने, चाहे वो आप थी चाहे बाबर थे, कोर्ट में केस चले, शरई एतबार से जो सज़ा जज़ा जिसको भी मिलेगी उसके लिए आप तैयार हैं? देखिए सर, शरीयत पे आए तो शरीयत में ये भी आप समझते हैं कि जब लड़का लड़की राजी हो तो फिर शरीयत भी उस चीज़ की मतलब देती है। बाबर ने मुझे कबूल किया था, मैंने बाबर को किया था, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई गलत चीज़ भी थी। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये थी हमीज़ा, इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी था कि मामलात रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बिगड़ रहे हैं, उनकी तरफ से धमकियाँ आ रही हैं, ये मज़ीद नए सबूत सामने लेके आएंगी, बात आगे बढ़ेगी। एक मुल्क का इदारा है, एक तरफ खिलाड़ी है और दूसरी तरफ एक लड़की की इज़्ज़त का सवाल है।
तो हमें देखना ये होगा कि इनको सुनने के बाद इनको आपके सामने लाने का मकसद कि आप लोग अपनी राय दीजिए और जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनको देखना और सुनना चाहिए कि ये मामला जो है वो कैसे सुलझ सकता है। और पाकिस्तानी अदालतें हों, पुलिस का डिपार्टमेंट हो, पीसीबी हो या बाबर आजम की फैमिली हो या हुमैज़ा हो, इन सब की चीज़ों को देखना होगा कि ये गोरख धंधा कहाँ पे जाके सुलझेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़।